नमस्कार। उत्तराखंड का सभी निवासियों को मेरा सादर नमस्कार। और सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में ये कहना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ और साथ ही साथ अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ जब मैं कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड में जन्मी हुई ये पावन जो देवभूमि है, इसमें जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाल ही में ये देखा जाता है, मीडिया में मैं देखती हूँ, अखबारों में मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड का नाम तभी आता है जब पंचप्रयाग के विषय में कोई चर्चा हो या बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, इनके बारे में कोई चर्चा होती है। ठीक है, 4 धाम यहाँ हैं, हम बहुत सौभाग्य मानते हैं अपना। साथ ही साथ पंचप्रयाग और फूलों की घाटी और पहाड़ों की रानी जैसे बहुत ही मशहूर इतने सारे पार्क यहाँ हैं। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड एकदम स्वर्ग जो देवभूमि है, ये इस किसी स्वर्ग से कम नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं विषयों पर चर्चा में आना तो कोई बात नहीं हुई। बात तब है जब बात रोज़गार पर आए। रोज़गार से अगर मैं बात करूँ तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर रोज़गार की कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सरकार पूरा ही ध्यान देना बंद कर दे। उत्तराखंड में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का हाल ही में जो TSR फर्स्ट थे यहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन्हें भी पता है और केंद्र की सरकार को भी पता है कि उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कराया है उत्तराखंड में। तो इसलिए रोज़गार के नाम पर युवा सारा भड़का हुआ है उनसे, तो इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने नए मुख्यमंत्री को चुना। लेकिन नए मुख्यमंत्री भी अपने विवादित बयानों से बहुत ही चर्चा में आ चुके हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए और एक तरफ तो वो कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने थे, तो आपको वो देखने की बजाय आप अगर उत्तराखंड में जीन्स ही बैन करा देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आप किसी महिला को, किसी बेटी को इस तरीके से कह रहे हैं तो ये शायद कई लोगों को गलत लगे। और दूसरी तरफ उनकी सरकार कहती है कि भारत गुलाम था अमेरिका का, ये भी बहुत विवादित रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनसंख्या, एक तरफ तो उनकी सरकार जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून लाना चाहती है और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि 20 बच्चे करेंगे तभी आपको ज़्यादा राशन मिलेगी, 2 बच्चे करेंगे तो आपको कम राशन मिलेगी। तो ये भी बहुत विवादित रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के यहाँ 4 साल हो चुके हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 4 साल। और ये जो TSR सेकंड है यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका भी अभी कार्यकाल चल ही रहा है। 1 साल चलेगा या 9 महीने तक चलेगा या 6 महीने तक चलेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे उत्तराखंड से यही शिकायत है, उत्तराखंड में हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ हर एक सुविधा है, हर साधन है। लेकिन तब जब हम अपने ज़रिए वो सुविधा और साधन का इस्तेमाल करते हैं और उसको बनाने के लिए खुद प्रेरित होते हैं, कोई हम पे बाहर से रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। अगर रोज़गार आपको यहीं दिया जाए तो आप पलायन क्यों करेंगे? अभी कोरोना में जैसे आप जानते ही हैं कि हर जगह ही कोरोना की महामारी फैली है, तो उत्तराखंड में भी फैली है। लेकिन जो उत्तराखंड में पहले तो रोज़गार की मार से युवा परेशान है, फिर जो अब आगे दूसरे चरण में जो युवा ग्रेजुएशन के चरम सीमा पर थे, उनको अब आपने यूनिवर्सिटी बंद करा दी, आपने कॉलेज बंद करा दे। तो जो लोगों को अभी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी थी वो रह गए हैं, 1 साल पीछे चले गए हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? और इसके रोज़गार तो तब होगा जब आपका एजुकेशन सिस्टम सही होगा। उत्तराखंड में एजुकेशन सिस्टम भी कुछ खास नहीं है, जहां आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप समझते हैं कि जो भी बच्चा या जो भी बड़ा युवक पढ़ रहा है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में, तो आप खुद से ही सोच लेते हैं कि हाँ, उसके पास नेटवर्क होगा, नेट होगा, फ़ोन में नेट होगा या फ़ोन होंगे या लैपटॉप होंगे, सब उसके पास सारी सुविधा होंगी ताकि वो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ आप लिंक्स भेजते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और जब ऑनलाइन क्लासेस करानी होती है तो आप ये खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, बच्चे के पास सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन जब ऑनलाइन पेपर कराने होते हैं तब ये आप बोलते हैं कि बच्चे के पास क्या पता नेटवर्क ना हो फ़ोन में, क्या पता नेट ना हो, या पता फ़ोन ही ना हो, तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं। तो आप बच्चे का भविष्य इतनी आसानी से सूली पर चढ़ा देते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है रोज़गार पे, जब एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है हमारा, तो रोज़गार की क्या ही बात करें। रोज़गार के नाम पे सिर्फ यहाँ आर्मी है। आर्मी का ऐसा होता है कि आर्मी में आपने क्या किया, भर्ती तो हर साल आएगी क्योंकि पता है ना कि दूसरे के घर का बेटा जाना है बॉर्डर पे, हम तो राजनीति करेंगे दूसरे का, तो रोज़गार के नाम पे सिर्फ आर्मी है यहाँ। इसलिए कहा जाता है ना कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आर्मी के लोग हैं।
आर्मी के जो युवक है वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से आते हैं। तो आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो टाइम टू टाइम सब कुछ होता रहता है। तो अभी हाल ही की मैं अगर बात करूँ तो आर्मी का जो पेपर होना था 28 फरवरी को, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो पेपर किसी तरह से लीक हो गया, लेकिन कहीं भी किसी भी मीडिया ने कवर नहीं किया, किसी भी नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बात नहीं कही कि हाँ हम अपराधियों को जल्दी पकड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं हुई, बात तक नहीं आई बाहर। तो ये यहाँ की सरकार है, सरकार के काम है, ठीक है। वही पेपर हाल ही में बात करती हूँ, वही पेपर जब 28 मार्च को होना था तो क्या हुआ कि जो 12 युवक थे, 12 युवक पेपर देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उनमें से एक युवक की मृत्यु हो गई और 11 युवक जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये बात भी किसी भी मीडिया में नहीं दिखाई गई, किसी भी नेता ने कोई शोक नहीं जताया, किसी भी नेता वहाँ नहीं पहुँचा, उनका हाल चाल नहीं पूछा, और किसी भी नेता को कुछ नहीं पड़ी है कि हाँ मरता है तो मर जाने दो, क्योंकि उनके घर का नहीं है, ठीक है। देश प्रेम की बातें करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हमें देश प्रेम है, उत्तराखंड से प्रेम है, तो कहाँ है वो प्रेम? जो उत्तराखंड का युवक जो बॉर्डर पर लड़ेगा, उसके लिए तो आप दो शब्द नहीं कहना चाहते, उसके लिए तो आप बोलना नहीं चाहते कुछ मीडिया में, और आप बात करते हैं रोज़गार के नाम पे यहाँ खैर कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि आपकी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर कैसे बने? आपने तो सारे छोटे मोटे रोज़गार उनसे छीन लिए हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर के नाम पर अभी हाल ही में जो मोदी जी ने कहा था कि खिलौनों से आत्मनिर्भर बनेगा भारत, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक 24-25 साल का युवक जो एक सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है, इतने सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, फिजिकली फिट रहने की कोशिश कर रहा है, वो खिलौने से खेल के अपने परिवार का पालन पोषण कर देगा, वो खिलौने से अपनी बहनों की शादी करा देगा, वो खिलौनों से ही खेल के अपने बूढ़े माँ बापों की सेवा करेगा। तो खिलौनों से कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? क्यों? दिन रात उसे खिलौनों से ही खेलना है, खाना पीना नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरतें नहीं है, तो खिलौनों से मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और वैसे भी मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि रोज़गार तो आप देंगे नहीं, चाहे हम कितना ही ट्रेंड करा ले, ट्विटर पे कितना ही ट्रेंड हो जाए कि मोदी रोज़गार दो। 2 मिनट की हेडलाइंस आती है टीवी पर कि हाँ ये ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है, लेकिन किसी भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन युवाओं की मन की बात कब होगी? युवाओं की मन की बात तब होगी जब आप रोज़गार के साधन जुटाएंगे, रोज़गार देंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ज़बरदस्ती भर्ती कराओ, पर कम से कम उन विभागों में तो भर्ती कराइए जो विभाग पहले से ही खाली है। अभी आप यहाँ देख लीजिए, मेरे पीछे देख लीजिए, आग लगी हुई है, और यहाँ सुबह से ही आग लगी है। यहाँ जितने भी पहाड़ है मेरे आसपास, वहाँ सब जगह ही आग लगी है, लेकिन किसी भी विभाग को, जंगलात वालों को या किसी भी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज सुबह से ही सब लोग अपने अपने जगहों से लाइव चल रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी आग लगी है, पर कोई भी ये पूछने तक नहीं आता कि आग किसने लगाई है, क्यों लगी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें गर्म नहीं हो रही हैं। तो ये है यहाँ के रोज़गार के हाल। तो रोज़गार के नाम पे अगर मैं अभी की सरकार की बात करूँ तो वो भी सब चीज़ वो इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि रोज़गार इनका एक लालच होता है ना, ये वोटिंग के टाइम पे होता है। जब चुनाव निकट आने वाले होते हैं तब ये अपना रोज़गार का नाटक निकालते हैं कि हाँ हम 80,000 भर्तियाँ कराएंगे, हम 50,000 भर्तियाँ कराएंगे। और युवक क्या है? युवा को तो क्या एक सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी ना भी दे तो एक रोज़गार चाहिए उसे, रोज़गार जो उसे अपने क्षेत्र में मिल सके, अपने जन्मभूमि में मिल सके। क्यों पलायन करेगा वो? अगर आप अपनी ही जन्मभूमि में उसे रोज़गार दे देंगे। तो आपका जो लालच है वो चुनाव के टाइम पे आता है, तो क्या है 50,000 भर्तियाँ निकली, युवक 500 भरते करके आप करोड़ों कमा लेते हैं, और फिर जैसे चुनाव में आपकी पार्टी जीत जाती है तो क्या तो पेपर नहीं होते हैं, क्या तो रिज़ल्ट नहीं आते हैं, रिज़ल्ट आते हैं तो उनकी भर्ती नहीं कराई जाती है। या फिर आप कहते हैं लोग जितने भी युवक हैं आयोग को मेल कर करके थक जाते हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अभी हाल ही की मैं खुद की बात करूँ तो हम दिसंबर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी में बोला था कि भर्ती आएंगी, फरवरी से लेकर अब मार्च में बोला था मार्च में भर्ती आएंगी, मार्च से लेकर अब मई में बोल रहे हैं भर्ती आएगी। तो आप बताइए मई की गर्मियों में लोग 14-14 किलोमीटर भागेंगे? मई की भर्ती में लोग लड़के 24-24 किलोमीटर भागेंगे? हाँ, तो ये है आप। तो आधा से ज़्यादा तो वैसे ही भर्ती नहीं होंगे। पता ही है कि इतनी गर्मी रहती है, लेकिन आयोग को क्या पड़ी है, सरकार को क्या पड़ी है? युवक अगर बेरोजगार है तो जाए पलायन करे, अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से लेकर दिल्ली चले जाए, नोएडा चले जाए, आगे चले जाए, क्या फ़र्क पड़ता? फिर कहते हैं कि हम पलायन नहीं करने देंगे, यहीं रोज़गार देंगे। तो कहाँ है रोज़गार? कोरोना के टाइम पे तो आपने बहुत कहा था कि रोज़गार देंगे, कहाँ है रोज़गार? बता दीजिए। स्थानीय छोटे मोटे रोज़गार तो आपने ख़त्म कर लिए, उल्टी सीधी नीतियाँ ला के, उल्टी सीधी योजनाएँ ला के। अभी हाल ही में कह रहे हैं कि केदारनाथ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अपना जाति
प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्यों? इतने सालों से भी तो कर ही रहे हैं ना, तब तो किसी ने नहीं मांगा उनका जाति प्रमाण। अचानक से आपको उनकी जाति पूछने में, और आप तो खुद ही कहते हैं कि हम जात पात में बिलीव नहीं करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये क्या, कैसी राजनीति है? वैसे तो खैर राजनीति हर कोई करता है, लेकिन आप जैसे राजनीति तो खैर आपसे पहले वाले लोगों ने भी यही किया था। आज भी मोदी जी वही करते हैं, बस खिलौने करते हैं कि खिलौनों का झुंझुना वैसे भी आपने पकड़ाए रखा है सारे युवाओं में। क्या तो युवा को लड़का लड़की में उलझा रखा है, क्या तो युवा को बीजेपी कांग्रेस में उलझा रखा है, ये तो युवा को क्या कर रखा है कि किसमें या तो आपने हिंदू मुस्लिम करके रोक रखा है। अगर आप अपना एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे, खैर ये तो सभी जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, ठीक है। आप अगर लोगों को रोज़गार देने लग जाएंगे, लोगों को ज़्यादा पढ़ने लिखने लग जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाएगा, तो दंगे कौन करेगा देश में दंगे कौन करेगा? कितनी ही बार उत्तराखंड के लोग देहरादून में जाते हैं ये बोलने के लिए कि हमें नौकरी दो, आयोग से बोलने के लिए कि हमें नौकरी दो, लेकिन आयोग भी चुप बैठा है। लोग मतलब कि फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, उसके बाद सो जाते हैं। यही सरकार का काम है। अभी हमने भी देखा और सारी दुनिया ने ही देखा है लगभग कि किस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी नागरिक को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में ही उन्हें नौकरी दिलाई है। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? उत्तराखंड में तो इतना पर्यटकों के लिए इतनी शानदार जगह है, तो उत्तराखंड जैसी जगह में क्यों नहीं हो सकता है रोज़गार? क्यों? क्योंकि यहाँ बंजर खेत हैं, तो आप बंजर ही रहने देते हैं, आप लोगों को आने देते हैं। देख रहे हैं आप कि बंजर खेत हैं, लेकिन सरकार अगर चाहती तो यहाँ कृत्रिम फसल उगाकर भी रोज़गार दिलवा सकती थी, यहाँ फैक्ट्रीज लगा सकती, चाहे कोई भी छोटे मोटे जो ढाबे वगैरह, ये जगह जगह में लोग रोज़गार कराते हैं, रोज़गार दिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कोरोना की महामारी आई थी तो सब जगह ही आई, पता है हमें, लेकिन आप रोज़गार तो जुटा ही सकते थे लोग। आपको पता है कि जब पिछड़ा राज्य है ये और यहाँ साधन नहीं है इतने रोज़गार के, तो आप खुद भी तो दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं, खुद आप उन्हीं विभाग में भर्ती नहीं करा रहे हैं जो खाली पड़े हैं। और यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो यूनिवर्सिटी खुली है तो वहाँ प्रैक्टिकल के सामान नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चा क्या करे? एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है यहाँ का। और फिर आप कहते हैं कि फिर रिजर्वेशन की मार भी हम ही झेले। मतलब हर तरीके से आपने हमें बेरोज़गार रखने का पूरा एकदम सोचा हुआ है, प्लान सोचा हुआ है कि ना हम इनको रोज़गार भी नहीं देंगे, सीटें अगर कोई भर्ती आती है तो रिजर्वेशन की मार भी यही सहेंगे, एजुकेशन सिस्टम भी हम ठीक नहीं कराना चाहते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इसका जो मेन मुझे लगता है कारण वो ये है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लोगों ने क्या है, जो उत्तराखंड की अपनी पार्टी थी उसको तो भुला दिया है, और जो केंद्र की सरकारें बन रही है, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार जो बनी है अभी तक, उनको भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए, भारत के जिस भी राज्य में उनकी खुद की सरकार है, उनकी खुद की पार्टी ने सरकार बनाई है, वो सबसे आगे है। आप केरल को देख लीजिए, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, तो क्यों उत्तराखंड नहीं हो सकता था? उत्तराखंड के आप यूकेडी को सपोर्ट भी तो कर सकते थे। यूकेडी तो अपने राज्य है, हमारी अपनी पार्टी हमारे राज्य की, और आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी के नाम पर। मोदी जी तो केंद्र की सरकार चलाए, मोदी जी के लिए तो पूरा देश है। अभी आप उत्तराखंड में ही नहीं है। आप बता दीजिए कि जिस दिन उत्तराखंड में चुनाव होने वाले थे मुख्यमंत्री के, तो मोदी जी यहाँ आए थे और मोदी जी ने बोला था कि हाँ ये हमारी तरफ से ये है, इनको जिताना है, तो लोगों ने आसानी से जिता दिया ताकि यहाँ विकास हो, ना कि इसलिए कि आप 4 साल में पूरे उत्तराखंड को ही बर्बाद करके छोड़ दें, ठीक है। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि हमको अभी यूथ जो जानता भी नहीं कि यूकेडी के बारे में, जिसने हमारे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इतने आंदोलन कराए थे, उस यूकेडी को भुलाकर आप अगर दूसरी सरकारों के पीछे भागेंगे तो ऐसे ही होगा। आप बेरोजगारी रहना हमारा स्वाभाविक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे हमें यूकेडी को सपोर्ट जरूर करना चाहिए एक बार, क्योंकि वो लोग हैं जो हमारे बीच के हैं, जो हमारी सुनेंगे, जो हमारे अपने हैं, और वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में सच में अपना महान योगदान दिया है। वो नहीं, बीजेपी जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो बीजेपी नहीं आई थी हमें सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी नहीं लड़ी थी हमारे लिए लड़ाइयाँ, या कांग्रेस नहीं लड़ी थी। कांग्रेस ने भी कहा था कि गरीबी हटाएंगे, 70 सालों से गरीबी हटी नहीं। और फिर अब जो बीजेपी सरकार है तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, ताकि युवा जो है वो हिंदू मुस्लिम में अटका रहे और हम अपनी राजनीति करते रहें, घूमते रहें देश विदेशों में। रोजगार की बात आएगी तो कभी नहीं करनी है, मन की बात होती है उनकी हर महीने, लेकिन मन की बात में कभी युवा की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। क्यों? ये रोजगार अगर मिल जाएगा तो दंगे कौन करेगा देश में। इसी के साथ साथ मैं अपनी
बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड में जन्मी हूँ, मेरा बहुत सौभाग्य है ये मेरा सौभाग्य ही है और मेरे अच्छे कर्मों का फल ही होगा। लेकिन बेरोज़गारी की मार से उत्तराखंड का हर एक युवा पीड़ित है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस किसी को भी मेरी बात सहमति लायक लगती है तो वो ज़रूर इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। कुछ ना सही, कुछ तो सपोर्ट कीजिए अपने उत्तराखंड के लिए, अपने उत्तराखंड को बचाइए। अरे उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने लोगों ने मार खाई है, कितने लोगों को शूट एंड साइट का ऑर्डर मिला हुआ था। और आज का युवा कहता है कि हाँ, सरकार कुछ नहीं करती, बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती। अरे आपने अपनी यूकेडी पार्टी को, जो उत्तराखंड क्रांति दल, जो उत्तराखंड की पार्टी थी, उसको तो आपने पीछे धक्का मार के पीछे इग्नोर किया हुआ है। और आप केंद्र की सरकार को देख के वहीं ललचा जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को आपकी कोई नहीं पड़ी है। केंद्र की सरकार ने कभी भी ये कहा कि उत्तराखंड में रोजगार है कि नहीं, उत्तराखंड का युवा कैसे रह रहा है, उत्तराखंड में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक बार यूकेडी को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी पार्टी की सपोर्ट में, बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूकेडी हमारी पार्टी है, हमारे उत्तराखंड की पार्टी है। हमारे उत्तराखंड के लोग हैं इसके बीच में, वो लोग हैं, उनके वंशज हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए असलियत में लड़ाई लड़ी है। तो एक बार ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी बातों को भी रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बातों को ज़रूर उठा सकूँ। धन्यवाद।